हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बिज़नेस स्टडी दोनों भाषाओं में हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 12th की ऑलरेडी मेरी बिज़नेस स्टडी कंप्लीट है, तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको वहाँ पर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी हम यूनिट 7 कर रहे हैं और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कर रहे हैं। उसकी 3-4 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, जो इससे ही रिलेटेड है कि हम किस तरीके से अपनी जो एक कंपनी को फॉर्म करते हैं उसकी प्रोसेस में हैं। और पहला उसकी प्रोसेस का पार्ट हम कर चुके हैं, जो था किसका, प्रमोशन का। आज हम शुरू करते हैं उसका दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट के साथ हम देखेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी को किस प्रकार प्राप्त होता है। तो आज का हमारा पार्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी को बनाने के लिए 3 चरण होते हैं। पहला चरण है प्रमोशन का, जो मैं 2-3 वीडियो में आपके सामने रख चुका हूँ। दूसरा चरण ये है जो आज इस वीडियो के तहत आपको मिल जाएगा। फिर तीसरा चरण बचेगा जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है कि आप कैपिटल या पैसे को कैसे इकट्ठा करोगे शेयर इशू कर। तो वो है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल से संबंधित, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ जाएगा। तो ये 3 चरण होते हैं किसी भी कंपनी को फॉर्म करने में। पहला चरण हम कर चुके हैं, दूसरे चरण को आज शुरू करते हैं जिसको है इनकॉर्पोरेशन। तो जब प्रमोशन हो जाती है और प्रमोटर वो सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेता है, तो फिर हमें क्या करना होता है, इनकॉर्पोरेशन करना होता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द अफोरसेड फॉर्मेलिटीज जो प्रमोशन में थी, प्रमोटर मेक एन एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो वो एक एप्लीकेशन तैयार करता है जिससे वो इनकॉर्पोरेट करा पाए अपनी कंपनी को, मतलब कि उसका लीगली बर्थ करवा पाए, उसका जन्म हो पाए उस कंपनी का, जो उसने सोचा है उसका। The application is to be filed with the registrar of company of the state within which they plan to establish the registered office of the company। तो वो एप्लीकेशन भी कहाँ देनी होती है, उस राज्य में देनी होती है जहाँ पर हम अपनी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय या रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो वहीं हमें इस एप्लीकेशन को देना होता है। तो इस एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं जो ऑलरेडी प्रमोटर ने प्रिपेयर कर लिए हैं, बस हमें एक बार उन डॉक्यूमेंट को दोबारा से चेक करना है जब हम एप्लीकेशन दे उस समय। तो पहला वही है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में हमारी पूरी एक वीडियो है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना पड़ेगा और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर कंपनी की कॉमन सील, साइन और विटनेस सब होंगे। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोगों के साइन होंगे और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग इस डॉक्यूमेंट पर साइन करेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट भी हम पढ़ चुके हैं जिसके ऊपर भी अपनी एक वीडियो थी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और इन दोनों में डिफरेंस भी उस वीडियो में है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कंपनी के अंतर नियम। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो ड्यूली स्टैम्प्ड एंड विटनेस एज इन द केस ऑफ मेमोरेंडम, जैसे उसमें हुआ था वैसे ही इसमें भी करना होता है। इफ़ ए पब्लिक कंपनी, सिर्फ ये पब्लिक कंपनी को ऑप्शन है कि वो चाहे अगर वो टेबल ए अडोप्ट कर रही है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, इसके लिए मतलब कि यहाँ पर अगर यहाँ पर वो टेबल ए अडोप्ट करती है, ठीक है, तो वो फिर क्या कर सकती है, यहाँ पर टेबल एफ दे सकती है और उसमें आपको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करनी होती है। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फिर आपको जमा नहीं कराना होता, आपको क्या जमा कराना पड़ता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, टेबल एफ भी कहा जाता है। तो जो टेबल ए अडोप्ट करता है वो टेबल एफ देगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। फिर आता है रिटन कंसेंट देनी होती है जो भी प्रपोज डायरेक्टर होते हैं कि वो डायरेक्टर के रूप में एक्ट करेंगे, ये उनकी खुद की कंसेप्ट है। और ये भी अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि उन्होंने परचेज कर लिए हैं क्वालिफिकेशन शेयर, ये मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन शेयर क्या होते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो सारे एग्रीमेंट जमा कराने होते हैं जो आपने डिफरेंट प्रोफेशनल को अपॉइंट करने के लिए बनाए हैं। अब वो चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो,
तो वो एग्रीमेंट भी आपको जमा कराने पड़ते हैं। फिर एक कॉपी ये देनी होती है, ए कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी का नेम अप्रूवल आप पहले से ले चुके हो, तो वो डॉक्यूमेंट भी जो आपको अप्रूवल मिला है उस रजिस्ट्रार के लेटर का, वो भी इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। फिर आता है 6th पॉइंट, एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि जितनी लीगल रिक्वायरमेंट है एक कंपनी को रजिस्टर्ड कराने से संबंधित वो हमने पूरी कर दी हैं, और उन सब पर जहाँ ज़रूरत थी उतने साइन हमने करा दिए हैं। वो भी आप एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करते हो। 7वां होता है एक नोटिस देना होता है कि जो एग्जैक्ट एड्रेस है, क्योंकि जो नेम क्लोज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या रजिस्टर्ड ऑफिस है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लोज, वहाँ आप स्टेट मेंशन कर कर भी रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर सकते हो। तो एक एग्जैक्ट एड्रेस के लिए आपको एक नोटिस देना होता है कि आप इसको विद इन 30 डेज, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, आप इसको जमा करा देंगे। और अगर अभी साथ के साथ आप बता रहे हैं तो बहुत है, वेल एंड गुड है। बट अभी अगर आपने डिसाइड नहीं किया है रजिस्टर्ड ऑफिस का एग्जैक्ट एड्रेस, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा देंगे। ये नोटिस भी आपको देना होता है। 8th है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना पड़ता है कि आपने रजिस्ट्रेशन फीस जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा होनी है वो भी आप जमा करा चुके हो। ये भी आपने देखा था कि प्रमोटर इसको भी पूरा करता है। अगर रजिस्ट्रार इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाता है कि आपने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली हैं एक कंपनी को रजिस्टर्ड कराने से संबंधित, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, और वो सिग्निफाई करता है कि आपकी कंपनी का जन्म हो चुका है, कि आपकी कंपनी ने लीगली जन्म ले लिया है। तो जिस दिन वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, आपकी कंपनी अब लीगली बन चुकी है, अब उसको कानूनी मान्यता, कानूनी अस्तित्व मिल चुका है। तो ये है पूरी प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन कराने की। तो अब जब ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाए तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपके ऊपर या कंपनी के ऊपर कहें तो एक कंपनी इज़ लीगली बॉर्न, उस दिन वो कानूनी रूप से पैदा हो जाती है जो भी डेट उस पर प्रिंटेड होती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे। इट बिकम द लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन, कानून ने इसको बनाया है तो कानून ही इसको एंड करेगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन। इट बिकम एंटाइटल्ड टू एंटर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है। अब तक जो कर रहा था वो प्रमोटर कर रहा था और प्रमोटर पर्सनली लाइबल था उनके लिए, बट आज की डेट के बाद कंपनी को ये अधिकार मिल गया है कि वो अब लीगली कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने आप में एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि ऑफ द रेगुलरिटी ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, के आपकी कंपनी का जन्म हो चुका है। तो ये एक अपने आप में वैलिड डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आप अब कानूनी रूप आपकी कंपनी ने ले लिया है, ठीक है। तो अब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। आप देखोगे तो एनसीईआरटी में डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन बता रखी हैं कि इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का कैसे प्रभाव पड़ता है। अगर कोई इलीगल कंपनी भी है तो वो भी, अगर आपने कुछ चीज़ें छुपा कर या ढंग से ना बताकर भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लिया है और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी कंपनी का बर्थ हो चुका है। ये अलग बात है कि जब ये पता चलेगा तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उस कंपनी को जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है वो क्या कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, उसको सीज आउट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। वो एक अलग बात है, पर आपने लीगली उस दिन जन्म ले लिया होता है जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो रहा है 15 नवंबर को, जो डेट प्रिंट आई है सर्टिफिकेट पर,
ठीक है, पर ये मिला आपको 17 नवंबर को है और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट 16 नवंबर को क्या कर लिया, एंटर कर लिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने 16 नवंबर को किया है ये भी वैलिड होगा, क्योंकि आपके जो सर्टिफिकेट आपको रिसीव हुआ है उस पर जो उस कंपनी का जन्म दिख रहा है वो कितना है, 15 नवंबर, और कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर हुआ है, 16 नवंबर। आपको किस दिन मिला है ये मैटर नहीं करता, आपके सर्टिफिकेट पे कौन सी डेट है वो उसकी बर्थ डेट मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हमारी एनसीईआरटी बुक में इफेक्ट ऑफ इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखी है। कुछ तो मैंने यहाँ पे शामिल कर ली है, कुछ आपको वर्बली अभी समझा दी है, पर जो बची हैं आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब किसी कंपनी को मिल जाता है, ख़ास तौर से प्राइवेट कंपनी को, तो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है इसी डेट पर। वो अब वर्किंग पोजीशन में आ गई है, पर पब्लिक कंपनी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगी। पब्लिक कंपनी को एक और सर्टिफिकेट लेना होता है जो प्राइवेट कंपनी के लिए बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी नहीं है, वैसे तो उसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है, बट वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। तो वो सर्टिफिकेट कौन सा है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। Both public company and private company are required to obtain certificate of commencement of business within a 180 days of its incorporation। लेना दोनों को पड़ेगा, पब्लिक कंपनी को भी लेना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी को भी लेना पड़ेगा। 180 दिन के बीच बीच में लेना पड़ेगा जब से आपकी कंपनी सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेट हुई है। Once certificate of commencement of business is issued by the registrar of company, इट कैन अंडरटेक देयर बिजनेस ऑपरेशन। तो वो बिजनेस में व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। दो, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है उसी डेट को जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है। तो ये जो कंडीशन है बिजनेस को शुरू करने की, ये किस पर एप्लीकेबल रह जाती है, सिर्फ पब्लिक कंपनी पर। प्राइवेट कंपनी तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही बिजनेस शुरू कर सकती है, पर लेना दोनों को पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब जो कंपनी के बनने से पहले के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो किसने एंटर किए हैं, प्रमोटर ने, अब उनका क्या, वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का क्या। तो ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी प्रमोटर एंटर इनटू ए सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, दीज आर कॉल्ड प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बताइए या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बताए, तो आप बताएंगे कि वो प्रमोटर ने एंटर किए हैं बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी, वो कंपनी पर बाध्यकारी नहीं है कानूनी रूप से, क्योंकि ये किसने एंटर किए हैं, प्रमोटर ने। तो प्रमोटर पर्सनली लाइबल है। ए कंपनी में आफ्टर गेटिंग द लीगल स्टेटस, मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कैन एंटर ए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट विद ओल्ड टर्म एंड कंडीशन। देखिए वर्ड यूज किया है कैन, वो चाहे तो कर सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नया साइन करेगी पर टर्म्स एंड कंडीशन वही रहेंगी जो प्रमोटर के टाइम पे थी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट नया साइन हो सकता है कंपनी चाहे तो, ठीक है, बट टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकती प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट की। नोट दैट इट कैन नॉट रेटिफाई ए प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ए कंपनी दस कैन नॉट बी फोर्स टू ऑनर ए प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए उनको रियल में तो उनकी कोई पुष्टि नहीं है कि वो प्रमोटर ने एंट्री करी है कंपनी के ऑन बिहाफ से, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको पुष्ट किया जाए, मतलब कि उनको वैलिड किया जाए, पर कंपनी चाहे तो कर सकती है, पर कंपनी को हम फोर्स नहीं कर सकते। प्रमोटर हाउ एवर रिमेन पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट। देखिए पर्सनल लाइबिलिटी किसकी है, अभी भी प्रमोटर की है, ठीक है। कंपनी चाहे तो उनको लीगल स्टेटस दे दे नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर, अगर नहीं देती तो प्रमोटर उनके लिए पर्सनली लाइबल होगा। ये बात आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में।
अब 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपको और समझना है। एक नंबर आज की डेट पर मिल रहा है जो नवंबर 1 2014 से मिलना शुरू हुआ है, जिसको कहा जाता है कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, CIN, निगम पहचान संख्या। ठीक है, तो ये आपको समझना है, याद रखना है कि CIN की फुल फॉर्म क्या है, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 नवंबर 2000 से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक नंबर अलॉट करता है हर कंपनी को, जिसको उसका CIN नंबर कहा जाता है, और ये एक यूनिवर्सल नंबर है और जो एक यूनिक नंबर भी है उसी कंपनी को मिला है। सेम इसी की तर्ज पर, इसी के उस पर एक DIN शुरू हुआ, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम DIN कहते हैं। C की जगह D हो गया, डायरेक्टर आ गया। निदेशक पहचान संख्या, तो एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, to the central government in prescribed form along with fees। जो भी डायरेक्टर बनते हैं वो चाहें तो, नेसेसरी नहीं है ये, पर वो चाहें तो एक एप्लीकेशन देकर DIN नंबर ले सकते हैं, जिसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, फीस लेती है उसके अगेंस्ट, और जब वो आपको इशू किया जाता है, ये कहीं से ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन कंपनी बनी है उसी दिन आप ले सकते हैं। कंपनी बनने के बाद ये नंबर आपको नहीं मिलेगा। आपका जब मन करे, पूरी कंपनी की लाइफ में जब आपको लगे कि मुझे लेना चाहिए, जब आप डायरेक्टर के रूप में इसको ले सकते हैं, ये आपको समझना है। तो CIN और DIN की फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखेंगे। आज की इस वीडियो को हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसे की जाती है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका थर्ड पोर्शन है उसको करेंगे। थैंक यू।